जोशीमठ में लगातार हो रहे भूधसाव पर एक्शन में धामी सरकार। सीएम धामी ने कहा, हम आपदा प्रभावितों की कर रहे हैं हर संभव मदद। सीएम धामी बोले, लोगों को दी जा रही है राहत राशि। पेपर लीक मामले ने पकड़ा तूल। पेपर लीक मामले में हो चुकी है 7 गिरफ्तारियां। एडीजी कानून व्यवस्था ने पेपर लीक मामले में विस्तार से दी जानकारी। जोशीमठ में लगातार बढ़ रहा खतरा। सीएम धामी भूधसाव की लगातार कर रहे हैं मॉनिटरिंग। पीएमओ के उप सचिव ने जोशीमठ का निरीक्षण कर आपदा प्रभावितों से ली जानकारी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने रविवार को खटीमा में लोगों ने रखी अपनी समस्याएं। सीएम धामी ने जनता की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। रविवार को सीएम धामी पहुंचे उत्तरायणी मेला। सीएम धामी ने स्थानीय लोगों को उत्तरायणी पर्व की दी बधाई। सीएम धामी ने कहा, उत्तरायणी मेला संस्कृति को देता है बढ़ावा। देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। और सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार हो रहे भूधसाव को लेकर। हर कोई चिंतित है, हर कोई परेशान है। लगातार भूधसाव बढ़ रहा है और जिसके लिए कई लोगों को बेघर भी होना पड़ा। वहीं प्रशासन की तरफ से भूधसाव की चपेट में आए कई घरों को खाली भी करवाया जा चुका है। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी लोगों की हर संभव मदद की है और इसी के साथ ये मदद का सिलसिला लगातार चल रहा है। भूधसाव पर सीएम धामी ने कहा कि जोशीमठ में हमारे प्रशासन ने जो जगह चिन्हित किए हैं वो 700 से 800 घर हैं, उन्हें खाली करवा दिया गया। और साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा कि अंतरिम राहत में 1.5 लाख रुपए की चेक भी अधिकांश लोगों को मिल गए हैं। नए पुनर्वास के लिए हम जगह ढूंढ रहे हैं। और इतना ही नहीं, सीएम धामी ने कहा कि सभी परिस्थितियों पर हमारी नजर है और हम हर संभव मदद कर रहे हैं। और साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से भी मदद लगातार की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर पीएमओ की तरफ से भी, पीएमओ की ओर से भी एक टीम पहुंची हुई थी। तमाम स्थलों का निरीक्षण भी यहाँ पर किया गया, तमाम जगहों को देखा गया। उसमें पाया गया कि यहाँ पर कई जगह जो कि घरों में दरारें आ चुकी हैं। लेकिन इस बीच यहाँ पर परेशानी और ज़्यादा बढ़ रही है अभी, क्योंकि यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिन पहले ही ये रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ, ये सामने आया कि जो भूधसाव जहाँ पर हो रहा है जोशीमठ में, वो जगह धीरे धीरे धंसती जा रही है और इसकी वजह से यहाँ पर हज़ारों परिवारों को यहाँ से विस्थापित होना पड़ रहा है। लेकिन सरकार की पूरी कोशिश है कि यहाँ पर सभी को, जहाँ पर जोन यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, रेड जोन में है, खतरनाक श्रेणी में जिन्हें चिन्हित किया गया है, वहाँ से निकालकर लोगों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जा सके, उसको लेकर यहाँ पर सरकार ने जगह भी चिन्हित कर लिया है। प्रशासन के द्वारा जगह चिन्हित में यहाँ पर लोगों को रखा जा रहा है। इसी के साथ यहाँ पर आर्थिक सहायता भी दी जा रही, मुआवजा दिया जा रहा है। लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि पहले जो 2 होटल थे जिनमें दरारें थी, उनको तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था। उसके बाद एक और खबर सामने आई कि 2 और होटल हैं जहाँ पर दरारें आने शुरू हो गई हैं और वो भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब उन होटलों को भी तोड़ने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस बीच यहाँ पर लोगों की मांग है कि होटलों को ना तोड़ा जाए, लेकिन सरकार को ऐसे बंदोबस्त जरूर करने चाहिए ताकि वो सभी के लिए फायदेमंद हो। उन सभी मकानों को खाली करवा दिया गया है। वो चिन्हित जितने भी मकान हैं, लगभग 700 के आसपास मकान हैं, 700-800 के बीच में, उन सभी मकानों को खाली करवा दिया गया है। और आपदा में जो राहत के काम हैं वो सब हो रहे हैं। फौरी तौर पर जो अंतरिम सहायता के रूप में 1.5 लाख रुपए के चेक अधिकांश लोगों को मिल गए हैं और नए पुनर्वास के लिए हम जगह ढूंढ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अब जो पानी हमारा 560 LPM आ रहा था वो घटकर अब काफ़ी नीचे आ गया है। वो 150 के आसपास पहुंच गया है और धीरे धीरे बंद होने की कगार पर है। सभी स्थितियों पर हम लोग पूरी तरह से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
हमारा आगे का जो दीर्घकालिक योजना है, ड्रेनेज का प्लान है और सीवरेज जो हमारा टैंक बने हुए हैं उनसे लाइनों से सभी घरों को जोड़ना है, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। और नई पुनर्वास की भी वैकल्पिक जो जगह। लोक सेवा आयोग स्तर से पटवारी परीक्षा पेपर लीक मामले में गठित एसआईटी टीम मामले में एडीजी कानून व्यवस्था ने विस्तार से जानकारी दी है। एडीजी कानून व्यवस्था का कहना है कि लोक सेवा आयोग का दफ्तर हरिद्वार में है और हरिद्वार एसएसपी को पूर्व में पेपर लीक मामले में कार्रवाई और सभी कानूनी प्रक्रिया का बेहतर ज्ञान है। एसआईटी टीम में एसटीएफ के सदस्य शामिल हैं और लिहाजा इस तरीके से चर्चाएं करना एक महज अफवाह है कि एसआईटी बनाकर इस पूरे मामले को हल्का किया जा रहा है या फिर दबाया जा रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया में कुछ लोग इस प्रकार से अफवाह फैला रहे हैं कि इस मामले में एसटीएफ को हटाकर एसआईटी बनाकर मामले को कमजोर किया जा रहा है, जबकि एडीजी कानून व्यवस्था का कहना है कि ऐसी बातें बेबुनियाद हैं और अगर किसी व्यक्ति के पास और अधिक इस मामले में पुख्ता प्रमाण है तो वो भी एसआईटी के समक्ष और पुलिस मुख्यालय में आकर भी अपनी शिकायत कर सकता है। लेकिन शिकायत वास्तविक होनी चाहिए, किसी के प्रति द्वेष भावना से कोई झूठी शिकायत नहीं करनी चाहिए। देखिए, यही फिर मैं कह रहा हूँ, जो यूकेपीएससी है उनका जो ऑफिस है जो है वो कनकल पुलिस क्षेत्र हरिद्वार के है। सारे डॉक्यूमेंट्स और कोर्ट वहीं पे है। आज जो एसटीएफ के जो हमारे जो बंदे हैं उस पे अटैच्ड है, उनके साथ अभी वो टीम एसआईटी में और एसआईटी के नेतृत्व जो एसएसपी हरिद्वार है वो खुद ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है इस मैटर में, वो देख रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से चलेगी, इस पर कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम पब्लिक जनरल हमारी जो लोग हैं, पब्लिक से भी मैं अपील करना चाहूँगा, किसी के पास भी ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन हो, पक्की हो, या नहीं है ऐसे फॉल्स एलिगेशन कंप्लेंट ना करें। आप किसी के पास भी सबूत ऐसा पक्की है तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं, एसआईटी और एसटीएफ या हमारा पुलिस किसी के। जोशीमठ में भूधसाव की घटना के बाद से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ के हालातों की निगरानी सीधे पीएमओ भी रख रहा है और इसके लिए पीएमओ से सचिव मंगेश घड़ियाल जोशीमठ पहुंचकर वहां की परिस्थितियों की जानकारी उन्होंने ली। इसके साथ ही जोशीमठ में सीबीआरआई के वैज्ञानिकों की देखरेख में होटल माउंट व्यू और मलारी इनको ढहाने की कार्रवाई रविवार चौथे दिन भी जारी रही है। 2 दिनों तक टीम ने होटल में रखी सामग्री को क्रेन के सहारे जमीन पर उतारा और उसके बाद पानी की टंकियों को खाली करवाया। विस्थापित किए गए लोगों को लेकर भी प्रशासनिक अमला काफी संजीदगी दिखा रहा है। इस बीच प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि जो लोग जहां पर भी रह रहे हैं उनके लिए डॉक्टरों की टीम मुहैया करवाई गई है और वो दिन में 2 बार जाकर उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कर रहे हैं। देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पे 6 टीमें लगा रखी हैं और जितने भी विस्थापित लोग हैं जहाँ जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पे एक दिन में 2 बार जो है स्वास्थ्य की टीमें उनको देख रहे हैं। और एक आज हमने धीरे यहाँ पे एक स्वास्थ्य शिविर भी लगाया है, उसमें सैकड़ों लोगों ने आज भाग लिया है। कल भी हम लोग स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं। निरंतर सरकार की तरफ से हमें चाहते हैं कि वे किसी का स्वास्थ्य खराब ना हो, उनको दवाइयों की दिक्कत है, उनको कोई भी दिक्कत है तो हमारी तरफ से फ्री दी जा रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने निजी आवास नगला तराई में जन समस्याएं सुनी। इस दौरान क्षेत्रीय लोगों ने सीएम धामी के सामने अपनी समस्याओं को भी रखा और जिसके बाद सीएम धामी ने जनता की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं के त्वरित गति से समाधान करने के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश उच्च अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा क्षेत्र के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हुए कहा कि खटीमा बाईपास बन जाने से शहर में लगने वाले जाम से राहत मिली है और वहीं यातायात सरल सुगम भी हुआ। और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि शीघ्र ही पीलीभीत मार्ग से खटीमा बाईपास का निर्माण भी कराया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने सभी व्यक्तियों से आह्वान करते हुए कहा कि राज्य के चहुमुखी विकास में अपने अपने स्तर से पूर्ण सहयोग प्रदान करें ताकि राज्य और ज्यादा से ज्यादा तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक कंजाबा कृषि फार्म हाउस स्थित उत्तरायणी कार्तिक मेले में पहुंचे और साथ ही जहां उन्होंने समूचे प्रदेशवासियों को उत्तरायणी पर्व की बधाई दी और साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा, भगवान सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश कर गए हैं। भगवान सूर्य हर प्रकार से सबका मंगल करें। मंगल कार्य अब शुरू हो जाएंगे और आज से देवताओं के दिन शुरू हो गए हैं। भगवान सूर्यदेव हमको ऊर्जा प्रदान करें, सबके जीवन में नवाचार आए। और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि खटीमा का उत्तरायणी मेला प्रदेश का सबसे सुंदर, भव्य व शानदार मेला है। हमें अपनी संस्कृति को लगातार आगे बढ़ाना होगा। दरअसल सीएम धामी को टनकपुर से हेलीकॉप्टर में सवार होकर देहरादून जाना था, लेकिन खराब मौसम के चलते उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका और जिसके बाद वो कार से खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने तहसील में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और साथ ही ठंड से बचाव के लिए निर्धन व बेसहारा लोगों को कंबल भी बांटे। इसके बाद सीएम कृषि फार्म स्थित उत्तरायणी मेले में पहुंचे। उन्होंने उत्तरायण का ये पर्व भगवान सूर्यदेव को समर्पित है ये कहा। जिस तरह से हम दीपावली, हरेला, बूढ़ी दिवाली, इगास व एकादशी मनाते हैं, उसी तरह से उत्तरायणी पर्व भी समूचे प्रदेश में भव्य रूप से मनाया जाना चाहिए। हरेला पर्व को हमारे राष्ट्रीय पहचान मिल चुकी है। इगास व एकादशी पर्व इस बार राजकीय अवकाश घोषित कर दिया। समूचे प्रदेश में उत्तरायणी पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी बीच सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी ने उत्तराखंड की संस्कृति को समूचे देश व विश्व में पहुंचाने का काम किया। आज जो हम सब ये उत्तराखंड टोपी पहन रहे हैं, ये टोपी सबसे पहले पीएम मोदी ने 26 जनवरी 2022 को पहनी थी। उन्होंने कहा कि वो धन्यवाद देना चाहते हैं मोदी जी को, जिन्होंने प्रदेश की संस्कृति को देश और विश्व पटल पर पहुंचाया। ये वर्ष बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे देश को G20 की मेज़बानी करने का मौका मिला। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सशक्त हुआ, समृद्ध बना। प्रदेश सरकार भी मोदी के दिशा निर्देशन में मजबूती से काम कर रही है। सरकार की गड़बड़ हुई है, क्वेश्चन बैंक पे कुछ लीक हुआ है, तो हमने तत्काल कार्रवाई करी है। 5 के 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, उनको जेल भेज दिया गया है और परीक्षा रद्द कर दी गई है और साथ ही परीक्षा की नई तिथि भी घोषित कर दी गई है। और इस परीक्षा में जाने के लिए, क्योंकि हमारे बच्चों को, बेटे बेटियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, किसी प्रकार का शुल्क न देना पड़े, एक तो परीक्षा उनके लिए निःशुल्क होगी। दूसरा, उस दिन जिनके पास एडमिट कार्ड होगा, उत्तराखंड सरकार की जो परिवहन निगम की बसें हैं, उन बसों में उनकी यात्रा भी निःशुल्क होगी, उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और इसके लिए हम और कड़ा प्रावधान करने वाले मंत्रिमंडल में हमने तय किया है कि अब 10 साल तक की कैद, उनकी सारी नकल कराने वालों की सारी संपत्ति कुर्क की जाएगी, सारी संपत्ति जब्त की जाएगी। और साथ ही साथ यह प्रावधान भी हम करने वाले हैं कि जो नकल के मामले में संलिप्त होगा, चाहे वो परीक्षा में सम्मिलित होकर बैठ रहा हो, आगे से ऐसा प्रावधान करेंगे कि अगले 10 सालों तक परीक्षा में किसी में न बैठ पाए। उत्तराखंड में एक बार फिर पेपर लीक मामले ने तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पहली बार राज्य लोक सेवा आयोग की भर्ती का पेपर लीक पकड़ा गया। सरकार को भरोसा था कि राज्य लोक सेवा आयोग की भर्ती का कोई पेपर लीक नहीं हुआ और ऐसे में सरकार ने समूह गा की 23 भर्तियां आयोग को सौंपी थी। वहीं पेपर लीक का डर्टी गेम यहां भी हो गया। वहीं लोक सेवा आयोग भर्ती पेपर लीक मामले में सीएम धामी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और क्या कुछ कहा और क्या है इस पूरे मामले पर, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में पहली बार राज्य लोक सेवा आयोग की भर्ती का लीक हुआ पेपर पकड़ा गया है। दरअसल पटवारी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में अब तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी है। इन गिरफ्तार लोगों में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के गोपन विभाग का अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी और उसकी पत्नी भी शामिल है। संजीव चतुर्वेदी को एसटीएफ ने पकड़ा है। दरअसल उसने 380 सवालों को गोपन विभाग से अपनी पत्नी को भेजा था। और आपको बता दें कि पिछले साल मई में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक प्रकरण सामने आया था और उस मामले में लगातार एक्शन भी चल रहा है। स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक होने को लेकर मुकदमा दर्ज होने के बाद पेपर लीक का ये नया मामला भी सामने आ गया।
वहीं लोक सेवा आयोग पेपर लीक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सीएम धामी ने कहा, इसमें जो भी सम्मिलित होगा, जिस स्तर पर भी गड़बड़ी हुई होगी, हम उसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। उन्होंने कहा, अगर कहीं भी गंदगी है तो उसे साफ किया जाएगा। साथ ही सीएम धामी ने कहा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या कोई भी संस्था, जहां भी हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के साथ इस प्रकार की घटनाएं होती है, उस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। पकड़ लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है और भी कड़ी कार्रवाई होगी और इसमें कोई भी सम्मिलित होगा या किसी स्तर पर भी गड़बड़ी होगी तो वो किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और उसको न ही इसी प्रकार से रहने देना है, क्योंकि ये अगर कहीं भी गंदगी है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या हमारी किसी भी और संस्था में, जहाँ भी हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के साथ कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होती है, कोई इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। अब सीएम धामी के सख्त निर्देश के बाद पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। सीएम धामी ने इस मामले के सामने आने के बाद ही नकल माफियाओं के लिए कठोर कानून बनाने की बात कही है और अब उत्तराखंड कैबिनेट की अगली बैठक में इस पर कैबिनेट की मुहर भी लग जाएगी। वहीं लोक सेवा आयोग के पटवारी पेपर लीक मामले में एडीजी कानून व्यवस्था के निर्देशों पर एसआईटी का गठन किया गया है। हरिद्वार जिले में तैनात आईपीएस रेखा यादव, जो कि एसपी क्राइम का चार्ज देख रही है, वो एसआईटी चीफ होंगी। टीम में कुल 8 लोग शामिल किए गए हैं। तो वहीं अब इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। जहां सत्ता पक्ष ने मुख्यमंत्री के इस पहल की तारीफ की है, तो वहीं विपक्ष ने इसे सिर्फ कागजी खाना पूर्ति करार दिया है। अब दुखद बात ये पता चली है कि परसों हुई पटवारी और लेखपाल भर्ती परीक्षा भी लीक हो गई, प्रश्न पत्र पर लीक हो गया। ये होना ही था, क्योंकि गंभीरता और संजीदगी से जब निर्णय नहीं लिए जाएंगे, जब सिस्टम को बदला नहीं जाएगा, जब संलिप्त लोग या आरोपी जेल के अंदर जाएंगे पहले, बाहर उससे ज्यादा जल्दी निकलेंगे, तो यही होगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने इसे बड़ा कदम बताया है। मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए शानदार पहल कर रही हैं। देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की जिस तरह से उन्होंने इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से उन्होंने इस पर कड़ा कानून लाने के लिए, यहाँ तक कि उम्र कैद और जो इसमें संलिप्त पाया जाएगा उनके जो भी उनकी प्रॉपर्टी होगी उसको कुर्की की जाएगी। एक बड़ा देश के अंदर पहला राज्य होगा जिस नकल विरोध में जो इतना बड़ा कानून पास करने जा रहे हैं, कैबिनेट ने पास कर दिया, अब उसको कानून का रूप दिया जाएगा। हम इसलिए, क्योंकि हमारे युवा मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के बेरोजगार युवा हैं, जो अपने भविष्य के प्रति आशान्वित हैं और लगातार अपने भविष्य को संवारने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ किसी प्रकार का कुठाराघात न हो, इसके लिए हमारी सरकार संकल्पित है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के अंदर, न प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार होगा न भ्रष्टाचारी रहेगा, इस अभियान के साथ वो आगे कार्य कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो भी इस तरह के कार्यों में संलिप्त पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। देश में इस तरह का सख्त कानून बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। और चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अलकनंदा नदी नाले के रूप में बह रही है, जो एक चिंता का विषय बन गया। और आपको बता दें कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कही जाने वाली अलकनंदा नदी श्रीनगर में नाले के रूप में बह रही है। दरअसल यहां 3 किलोमीटर के दायरे में नदी पूरी तरह सूख चुकी है और जिसकी वजह से श्रीनगर में स्थित श्रीकोट घाट, किलकिलेश्वर घाट, शारदा घाट से श्रद्धालु बिना स्नान किए ही नदारद वापस लौटे। और आपको बता दें कि यहां जल विद्युत परियोजनाओं की झील में अलकनंदा का पानी रोका गया, जो नहर के जरिए पावर हाउस तक पहुंचता है और इसलिए नगर क्षेत्र में 3 किलोमीटर के दायरे में नदी पूरी तरह सूख चुकी है। जो पानी नदी में बचा हुआ है वो भी रुका हुआ पानी है और जिसमें पूरी तरह यहां पर काई जम चुकी है। मकर संक्रांति के पावन
मौके पर भी जल विद्युत परियोजनाओं की तरफ से पानी न छोड़ने पर गंगा स्नान करने पहुंचे स्थानीय लोगों में परियोजना के खिलाफ आक्रोश भी देखने को मिला और साथ ही अलकनंदा नदी के 3 किलोमीटर के दायरे में नदी पूरी तरह सूखना ये बड़ी चिंता की विषय है। स्नान इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि जो हमारे जो घरों का सिरकोट से श्रीनगर तक का जो पूरा की पूरा बाथरूम का लैट्रिन का जितना भी मलबा है वो सीधे सीधे गंगा में जा रहा। गंगा नहीं उसे नाला कहेंगे क्योंकि उसमें 5% कुल पानी है। जैसा कहा गया था, मैंने अभी भी बताया कि एग्रीमेंट के अनुसार जीवीके कंपनी को 25% जो पानी हिमालय से आ रहा है उसका 25% उनका एग्रीमेंट में करार हुआ है कि आप यहाँ दोगे, किंतु वो लोग नहीं दे रहे हैं 25%, वो 5% पानी भी नहीं दे रहा। जो पानी आप देख रहे हैं वो लोगों का सीवर का पानी है, नालों का पानी है, वो गंगा नहीं है, वो नाले हैं। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने 33वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत अमरिया चौक सितारगंज में पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। वहीं जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने कहा कि मानवीय लापरवाही के कारण सड़क दुर्घटनाएं एक अभिशाप के रूप में सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को पूर्ण तरह से जागरूक और सचेत रहकर सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए अंकुश लगाया जा सकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी व्यक्तियों को यातायात नियमों का 100% पालन करना चाहिए ताकि सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके। उन्होंने सभी वाहन चालकों से अपील की और कहा कि अपनी आंखों की जांच अवश्य कराएं, अपनी फिटनेस पर विशेष ध्यान दें और साथ ही जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने कहा कि सुरक्षित परिवहन राष्ट्र और नागरिकों की प्रगति के लिए जरूरी है। यातायात को सुरक्षित और सुगम बनाना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि तेज गति, अधिक भार, नशे में वाहन चलाना, मालवाहकों में सवारी ढोना, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग और यातायात संकेतों का उल्लंघन वाहन दुर्घटनाओं का मूल कारण है। इन सभी कारणों को ध्यान में रखकर ड्राइविंग करनी चाहिए। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसमें यहाँ पर एक कैंप लगा है जिसमें जितने भी वाहन चालक हैं उनका आई टेस्टिंग कराई जा रही है और उनका मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है। इससे बेनिफिट होगा कि जितने भी लोगों की टेस्टिंग हो जाएगी तो वो अगर करेक्शन की ज़रूरत है तो वो चश्मा पहन लेंगे और उनका विजन पूरा रहेगा। उसके साथ साथ उनका एक फिजिशियन भी है जो उनके टेस्ट करेगा और अगर कोई बीमारी पाई जाती है तो उसका भी उसको इलाज यहीं पे मिल जाएगा। उत्तराखंड के कोटद्वार में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी और कोटद्वार पुलिस ने मोबाइल की चोरी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया। चोर के पास से पुलिस ने 7 मोबाइल फोन, एक सीसीटीवी कैमरा बरामद किया है जिनकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। आपको बता दें कि 13 जनवरी को कोटद्वार थाने में गोविंद नगर के पास एक व्यक्ति ने अपनी मोबाइल की दुकान से 11 जनवरी की रात को किसी अज्ञात चोर ने दुकान से 7 मोबाइल फोन चोरी होने की तत्काल मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज किया, आरोपी को खोजबीन के लिए शुरू किया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर को गिरफ्तार भी कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। वहीं मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। ये कोटद्वार कोतवाली थाना क्षेत्र में गोविंद नगर कोई जगह पड़ती है। वहाँ पर एक मोबाइल शॉप ओनर ने 12 तारीख को ये सूचना दी थी कि रात को उसकी दुकान के ताले टूटे हैं और उसमें से 6 अलग अलग कंपनियों के मोबाइल चोरी हुए हैं। तो तुरंत इसमें FIR लॉन्च की गई थी। हमारे SSI और चौकी इंचार्ज प्रद्युमन नेगी, उनके साथ महराजुद्दीन, इन 3 लोगों के नेतृत्व में एक टीम बनी थी और टीम ने लगातार 2-3 दिन काम किया तो हमने उस चोर को अरेस्ट किया। और अच्छी बात यह है कि जो 6 मोबाइल गए थे सारे के सारे 6 मोबाइल बरामद हो गए हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात इस केस में ये थी, इसीलिए हमने इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि इसका जो मेन अभियुक्त है वो एक हिस्ट्री सीटर है। हिस्ट्री सीटर का मतलब उसका पहले भी कम से कम 9 मुकदमे उस पर पिछले 6 सालों में हुए हैं और अब हम कोशिश करेंगे कि उसको लंबी रिमांड पे जेल में रखा जाए और उसके खिलाफ जो लीगल कार्रवाई आगे होगी वो चल रही है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में पटवारी पेपर लीक मामले के बाद STF की तरफ से कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में शासन ने जांच के लिए SIT का गठन किया गया। इसी कड़ी में छात्रों ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
छात्रों के विरोध को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान छात्रों ने 22 तारीख को फॉरेस्ट गार्ड और साथ ही 28 से 31 जनवरी तक होने वाली परीक्षा के पेपर जांच करने के बाद परीक्षा कराए जाने की मांग की। इसको लेकर उनकी तरफ से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव को ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं छात्रों का कहना है कि पटवारी का पेपर लीक होने के बाद छात्रों में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के विरुद्ध अविश्वास पनप रहा है। आने वाली परीक्षा में भी कहीं धांधली तो नहीं हो रही है। छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं और हरिद्वार सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह का कहना है कि छात्रों के विरोध को देखते हुए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बाहर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। 8 जनवरी को जो अभी पटवारी का पेपर हुआ है, अभी 11 तारीख को पता चलता है 12 को कि पेपर लीक हो गया है। तो उससे क्या है कि बच्चों के मन में ये अविश्वास पनप गया है आयोग के प्रति कि कहीं अब हमारी जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें तो कोई धांधली नहीं हो रही है। हम यही चाहते हैं कि अभी जो 22 तारीख को एक तो फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा है, ठीक है, और 28 से 31 जनवरी तक PCS मेंस की परीक्षा है। हम सिर्फ यही है कि पहले इसकी जाँच हो, उसके बाद फिर हमारी परीक्षा कराई जाए। देखिए, सुरक्षा को 3 लेयर में यहाँ पे लगा दी गई थी और जो लोग भी यहाँ पे आए शांतिपूर्वक तरीके से बाहर खड़े रहे और परमिशन लेके गए और अपना ज्ञापन दिए। कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर यहाँ 3 लेयर में जो है सुरक्षा व्यवस्था थी है अभी वर्तमान में, और का ज्ञापन उनको सौंपना था और सचिव महोदय को, माननीय लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय को जो है एक ज्ञापन सौंपा गया। छात्र की मांग थी कि उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी और आपको बता दें कि हरिद्वार पुलिस ने बहादुराबाद थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक की हत्या का खुलासा किया। बता दें कि पीड़ित परिवार की तरफ से बहादुराबाद थाने में शिकायत की गई थी कि उनका पुत्र 12 तारीख सुबह अपने पैथोलॉजी लैब से लापता है। पुलिस की तरफ से इस मामले में गुमशुदगी दर्ज पर तलाश शुरू की गई, मगर मामले में तब नया मोड़ आया जब कार्तिक के मोबाइल से उसकी मां को किसी अनजान व्यक्ति द्वारा कॉल की गई और 70 लाख की फिरौती मांगी गई और साथ ही चेतावनी दी गई कि इस मामले में पुलिस को कोई भी जानकारी न दी जाए। मगर कल देर रात कार्तिक का शव एक गेस्ट हाउस में मिला और जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की, जिसके बाद दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार किया। फिलहाल इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। 12 तारीख को 22 वर्षीय कार्तिक नाम का युवक है जिसकी गुमशुदगी उनके परिवारजनों द्वारा लिखाई गई थी, जिस पर गुमशुदगा की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान दोपहर में करीब मृतक के ही फोन से जो है उनकी मदर को कॉल जाती है और उस पर जो है 75 लाख रुपए की डिमांड की जाती है, जिसकी सूचना उनके द्वारा जैसे ही थाने पर दी गई तो मुकदमे को इसमें अपहरण में तरमीम को चेंज कर दिया गया और साथ ही साथ विभिन्न टीमें बनाकर इसमें तलाश की गई। बहुत सारे CCTV फुटेज और संदिग्धता के आधार पर जो ट्रांजेक्शन हुए थे, कुछ मोबाइल से ट्रांजैक्शंस हुए थे, उसके आधार पर टीमों ने एनालिसिस किया और इसमें जो 2 संदिग्ध लोग थे इनको पूछताछ के लिए इस पे लाया गया था। पूछताछ के बाद उन्होंने समस्त ने पूछताछ बताया कि उन्होंने उसकी हत्या एक दिन पूर्व ही रात को गला दबा के कर दी थी, जो 3 दिन पहले किराए पर मकान लिया है वहां पर बोरे में छिपा के रखी हुई है। समस्त टीम द्वारा जब अभियुक्तों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो लाश वहां पर पाई गई। पूरा जो षड्यंत्र था वो उसको मारकर और उसको कहीं ना कहीं परिवार के विश्वास में थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।